हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। देखिए, आपको जैसे पता है KBS PRT के क्वेश्चंस की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है हर एक क्वेश्चन के साथ। तो आज हमारा सेट सी का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट। कि जो क्रॉप प्लांट होते हैं वहां पे वीड्स की बात हो रही है कि हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, कुछ दिए गए हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं देसी में बोले तो। ठीक है, फिर आता है दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली, कि ये प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। They compete with crop plant for water, nutrient, space and light. ये compete करते हैं क्रॉप के साथ उस वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। फिर आता है दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। देखिए, ये दोनों चीजें आपको नहीं लगता एक साथ, मतलब कुछ इनका रिलेशन है कि जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। अगर ग्रोथ कब होती है? जब उनको वाटर है, न्यूट्रिशन है, स्पेस है, लाइट है, ये सब की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो पाए। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मुझे कहीं लगता है ऐसा। ठीक है, फिर हम बात करें चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट की। करेक्ट कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट की बात करनी है। फिर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, या फिर थर्ड ओनली, या फिर थर्ड एंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और देखो, हेल्दी कभी क्रॉप कब होगी? हेल्दी क्रॉप कब होगी? जब वो अच्छे से ग्रो कर पा रही है, तभी तो हेल्दी है ना। अगर किसी को कोई बीमारी ना हो तो वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो रही है। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं, आपकी तीन स्टेटमेंट एक जैसी कहीं ना कहीं है और एक थोड़ी इंटरफेयर कर रही है हार्वेस्टिंग में, ये थोड़ी अलग सी लग रही है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप ऑफ प्लांट एज फॉलो, कि वीड क्या होती हैं। जैसे मान लो ये आपकी कोई क्रॉप है, क्रॉप के अंदर ये आप डिफरेंट कुछ प्लांट्स देखते हैं। ये क्रॉप तो ये वाली है, लेकिन आपको ये छोटे छोटे कुछ प्लांट्स नजर आ रहे हैं। ये इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। किस प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? देखो, पहली बात तो इनके नाम की चीज भी ये खा जाएगा, है ना। अगर हमारे घर में हम रहते हैं तो एक मेंबर और आ जाए, तो वो भी हमारी चीज खाएगा। अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तो ठीक ठीक, वरना हम बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ से टपक आया है, हमारी भी चीज खा जाता है, हमारे नुकसान हो रहा है, हमारे राशन को नुकसान कर दे रहा है, इस प्रकार से बोलेंगे ना। अगर हमारे लिए वो पर्सन एकदम बेकार है, और घर में जैसे कोई हम भी खुद भी होते हैं, तो कई बार जैसे बच्चों को सुनने को मिल जाता है बेकार में बैठ के खाता रहता, काफी बड़े हो जाते हैं तो काफी जनरली सुनने को मिलता है, अड़ोस पड़ोस में सुना होगा कभी ना कभी, कि ऐसे बैठ के कब तक खाते रहोगे, है ना, इस तरीके के। तो ये वो वही बच्चे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, ये वो वही पर्सन है जो बस नुकसान करने के लिए आए हैं, बैठ के खाने के लिए आए हैं। तो ठीक है, ये वीड्स कहलाते हैं। इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, कि हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं। जो हार्वेस्टिंग जब हम काट रहे होते हैं अपनी फसल को, उस वक्त ये इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो, हम एक तो हमारा जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है कल्टीवेशन करके, वही हमें मिले, या फिर ये फालतू के जो चीजें हैं ये भी हमें हटानी पड़े, तो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है compete with crop plant for water, nutrients, space, light, so affect plant growth, कि इन सब जो चीजें खाने पीने की हैं प्लांट्स की, उनके लिए भी ये कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो ग्रोथ में भी अगर वो नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ेगा उन चीजों का। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ वीड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हिंडर द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। देखो, पहली बात, प्रोसेस ऑफ वर्किंग को हिंडर करेंगे, क्योंकि इनको सेपरेट करने के लिए हमें अलग से टाइम चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि ये इंक्रीज कर देते हैं कॉस्ट। अब उसको रिमूव कराने के लिए हमें कुछ लेबर लगाने पड़ेंगे, तो ये क्या करेंगे, कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे एग्रीकल्चर की। देन हम बात करें इट इंक्रीज द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि तो उसे इरिगेट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है,
फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट क्या होता है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और अदरवाइज एट द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग। या तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर मान लो हम गेहूं ही लेते हैं, गेहूं में अगर कंकड़ मिट्टी पत्थर या फिर किसी और प्रकार की कोई दूसरी क्रॉप आके ऐड हो रखी है, तो वो क्या करेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है कि भाई हमें तो साफ सुथरे गेहूं चाहिए, है ना, तो हम वही प्रेफर करते हैं। या फिर हो सकता है कि उसे साफ सुथरा बनाने के लिए उसे हमें क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, उसमें क्या होगी, हमारी कॉस्ट जाएगी। तो ये क्या करती है, कॉस्ट को भी बढ़ा सकती है या फिर इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, मतलब अगर हमने क्लीन कराया तो भी तो वही बात है, वो पैसे हम वहां दे रहे हैं क्लीन करने वाले को। देन अगले पॉइंट है, सम वीड्स व्हेन ईटन बाय एनिमल्स विल प्रोड्यूस एन अनडिजायरेबल ओडर इन मिल्क, कि मिल्क में जो है स्मेल प्रोड्यूस कर देती है जो कि नहीं होनी चाहिए। एट टाइम डेथ डिसऑर्डर डिफॉर्मिटी में कोज, जैसे कि धतूरा स्ट्रामोनियम जो होता है, धतूरे का पेड़ जो होता है, तो वो क्या करता है, डेथ भी कोज कर सकता है, या फिर ऐसे ही और भी जो प्लांट वीड्स होती हैं वो डिजीज कोज कर सकती हैं, या फिर किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी कोज कर सकती हैं। देन आपका आता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द लैंड, लैंड की वैल्यू रिड्यूस कर देती है, सही बात है, क्योंकि अगर जो जो उनका फ्रूट होगा वो उस लैंड पे दोबारा गिरेगा, दोबारा से बहुत सारी वो वीड्स प्रोड्यूस होंगी, और उसकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो सकती है ऐसे वीड्स से। ठीक है, अब बात करें, प्रेजेंस ऑफ वीड विल इम्पेयर द प्योरिटी ऑफ वेराइटीज बाय चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। देखो अगर कोई भी प्लांट अगर नियर बाय प्रेजेंट है तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि उनकी क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, उसका पोलन उस पे और उसका पोलन उस पे, और जो उसकी प्योरिटी थी, जो क्रॉप की प्योरिटी थी, अगर क्रॉस पोलिनेशन हो गया तो उससे प्योरिटी क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगी। जनरली तो ये जो होती है वीड स्मॉल होती है साइज में, लेकिन लॉन्ग भी तो हो सकती हैं। अगर लॉन्ग है तो जो हमारी क्रॉप का जो फ्रूट जहाँ पे लगना है, फ्लावर जहाँ पे आ रहे हैं, वो उस पे डिस्पर्स हो जाएंगे, और जरूरी थोड़ी है कि एयर से ही डिस्पर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्पर्सल के। ठीक है, और ये तो बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन रेयर ही बेनिफिशियल होगा ये, ज्यादातर इसे क्रॉप की प्योरिटी तो डिस्टर्ब कर ही देता है, बेनिफिशियल हो या फिर नॉन बेनिफिशियल हो। ठीक है, फिर बात आती है वीड्स कोज हेल्दी हजार्ड टू मैन एंड एनिमल, की हेल्थ हजार्ड भी कोज कर सकता है, कि बीमार हो जाए इंसान, उसे कंज्यूम करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से कंज्यूम हो जाए, तो वो उसे हजार्ड कोज कर सकता है, बीमारी कोज कर सकता है, और एलर्जी भी कोज हो जाती है उससे, उसके पोलन ग्रेन वगैरह से। एनिमल उसे खा लेते, जो हमने पढ़ा कि उसके मिल्क जो है उसमें जो ऑर्डर आ जाता है, एक स्मेल आ जाती है, और डेथ भी हो जाती है, डिसऑर्डर आ जाते हैं, या फिर डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है वीड कोज एलोपैथिक इफेक्ट, ये एलोपैथिक इफेक्ट भी कोज कर सकता है। देन आप इधर देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला इंटरफेरेंस हार्वेस्टिंग में, ठीक है, दूसरी वाली कि ये वाला जो ये इसके न्यूट्रिशन को ले लेता है, सही बात है, न्यूट्रिशन ले लेता है तो प्लांट की ग्रोथ भी उससे अफेक्ट होती है, जबकि ये हेल्प करता क्रॉप जो प्लांट को है टू ग्रो हेल्दी, ये हेल्दी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये अनहेल्दी ग्रोथ कर देता है। मतलब कि उससे अगर ये हमारे लिए यूजफुल होता तो हेल्दी ग्रोथ करता ना, तो हम वीड्स के बारे में पूछते हैं कि क्या हार्मफुल इफेक्ट कोज कर सकता है, तो ये वाला जो है एक इवन नहीं है, ग्रोथ के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है ये। ठीक है, देन हम बात करें द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज, फर्स्ट पॉलीथीन, देन पीवीसी, देन नायलॉन, देन बैकलाइट। देखिए पॉलीथीन तो बिल्कुल ही हार्मफुल है, तो हम वो यूटेंसिल में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीवीसी की बात कर लेते हैं, ये आपका पीवीसी है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर, कि थर्ड सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है ये। फिर अबाउट 40 मिलियन टन ऑफ पीवीसी आर प्रोड्यूस ईच ईयर, हर साल 40 मिलियन जो है पीवीसी प्रोड्यूस होता है। पीवीसी कम इन टू बेसिक फॉर्म, रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल, दो फॉर्म होती है, दोनों में आता है ये। द रिजिड फॉर्म ऑफ पीवीसी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग
पाइप एंड इन प्रोफाइल एप्लीकेशन सच एज डोर एंड विंडो। डोर और विंडो भी बनती हैं पीवीसी की, तो उसमें ये यूज हो सकता है, या फिर पाइप बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है नायलॉन का, तो आपको पता ही है ये कपड़ा है, ये तो चिपक ही जाएगा, इसे कैसे यूज कर सकते हैं ये, मतलब कि नायलॉन का हमने क्या पढ़ा था, हीट जो इग्निशन से ये जल्दी मेल्ट भी हो जाता है। बैकलाइट की बात करें, बैकलाइट इज अ पॉलीमर विच इज स्ट्रेच्ड रेजिस्टेंट एंड एक्सीलेंट इंसुलेटर। इंसुलेटर एक्सीलेंट है, ये अच्छा इंसुलेटर है कि मतलब हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसफर नहीं होने देता, ठीक है। ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, इसीलिए इसे कुकिंग यूटेंसिल में यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये यूज किया गया, ये यहाँ पे यूज किया गया, ये यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। तो बैकलाइट जो है वही होता है, क्योंकि ये एज अ गुड इंसुलेटर यूज होता है और स्ट्रेच रेजिस्टेंस भी होता है। स्क्रैच जो होती है, इस पे स्क्रैच लगा देंगे तो वो जल्दी से लगती नहीं है, ठीक है। बैकलाइट इसका सही आंसर हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जो एक लंबी तार में जो बना दिया जा सके उसे ही बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इसको अगर डिटेल में जानना है तो सिल्वर, कॉपर, सल्फर एंड एल्यूमिनियम। देखिए इनमें से जो सिल्वर है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, ये क्या है, मेटल। और मेटल की ही फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि वो उनके पास डक्टिलिटी होती है, हाईली डक्टाइल होते हैं, तो ये मेटल में से तो कोई हो नहीं सकता। तो सीधी बात है, लास्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारा, थर्ड। तो अगर हमें मेटल की प्रॉपर्टी पता होता तो हम ये क्वेश्चन निकाल देते। लेकिन अब हम सल्फर के बारे में भी जान लेते हैं। ये तो देखिए, मेटल हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, की टेम्परेचर भी उसे जल्दी से और इलेक्ट्रिसिटी को भी जल्दी से कंडक्ट कर लेता है। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, वो मैलिएबल भी होते हैं, पीट पीट के थिन सीट बनाई जा सकती है, और डक्टाइल भी होते हैं, लंबी तार बना सकते हैं। सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, अबेंडेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। इन इट्स नेटिव फॉर्म सल्फर इज येलो क्रिस्टल सॉलिड, येलो क्रिस्टल सॉलिड की तरह होता है नेटिव फॉर्म में, जैसा हमें मिलता है। इन नेचर इट अकर एट द प्योर एलिमेंट और एज सल्फाइड एंड सल्फेट मिनरल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं प्योर फॉर्म में जो है क्रिस्टल की तरह मिलता है, और क्या होता है ये सल्फाइड और सल्फेट मिनरल की तरह नेचर में हमें मिलता है। जो आपका सल्फर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो मैं आपको बता चुकी। देन कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, कि कौन सा कोल से ऑब्टेन नहीं होता। पहली बात है कॉक, दूसरा ऑप्शन है कोल टार, फिर है आपका कोल गैस, देन आपका सीएनजी। देखिए ये कोल से बने हैं, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि कोल के ही प्रोडक्ट होंगे। बहुत ही रेयर चांस ऐसा होता है कि नाम से डिसिमिलर हो, लेकिन यहाँ पे ये सिमिलर है, तो 50% आपका सॉल्व है। अगर आपको आगे आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर सिलेक्शन के 50-50 चांस है तो आप इनमें से एक टिकटॉक कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में से। लेकिन हम जान लेते हैं अभी हमें टिकटॉक करने की क्या जरूरत है। कोल जो है हमारा, कोल 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड फॉर्म होती है वो कोक कहलाती है, ये यूज होती है मेकिंग आयरन एंड अदर मेटल्स। जबकि जो टार है ये लिक्विड फॉर्म है, क्या है, लिक्विड फॉर्म है, ये यूज की जाती है डाई करने में, ड्रग्स में, या फिर परफ्यूम में, या फिर जो फेस मास्क वगैरह भी यूज करते हैं वो भी कोल जो ये टार है उससे ही बनाया जाता है। देन आपकी गैस, कोल की गैस जब उसे बर्न किया जाता है कोयले को तो गैस प्रोड्यूस होती है, उससे कोल गैस बोलते हैं। ये फ्यूल जो होता है इंडस्ट्री में उसकी तरह यूज की जाती है। तो ये तीनों क्या है, कोल, कोक हुआ, कोल टार हुआ, गैस हुआ, ये कोल के प्रोडक्ट हैं, जबकि सीएनजी इसका प्रोडक्ट नहीं। अगर हमें सीएनजी के बारे में ज्यादा नहीं पता तो भी हम इसे टिक करके आगे निकल सकते हैं। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, विच इज मेड बाय कंप्रेसिंग द नेचुरल गैस, जिसको नाम से ही क्लियर हो रहा है, फुल फॉर्म पता है, तो नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है तो वही सीएनजी कहलाती है। सीएनजी इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ये किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का, ना कि कोल का। कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, ये कोल से मिलती है, तो आपका ऑप्शन 4 है जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑन प्लेसिंग एन
when inverted tumbler over the burning candle, the flame extinguishes after some time. This is because of non availability of, किसकी non availability की वजह से हुआ? देखो ये इस तरीके से बता रहा है कि एक टम्बलर है जो कि हमने बर्निंग कैंडल पे रख दिया है, तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, ये जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जो फ्लेम थी ये बुझ जाएगी। तो ये किस कारण से हो रहा है? फर्स्ट है ऑक्सीजन की वजह से, वाटर वेपर की एब्सेंस से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस से, या फिर वैक्स के एब्सेंस से। तो ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि जो ये है जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो एब्सेंट हो जाएगी। जितनी उस कंटेनर में ऑक्सीजन है वो तो यूज करेगा, तब तक वो बर्न रहेगा, उसके बाद वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, फ्लेम बुझ जाएगी आपकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोकैरियोट इज मोसेस एंड स्पॉन्ज, या फिर यीस्ट एंड अमीबा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगायरा। देखिए, प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म in which a well defined nucleus is absent। well defined nucleus है, जो न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं होता, वही हमारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स के बारे में जब तक हमें डिटेल नहीं पता होगा तो थोड़ा मतलब मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। द डीएनए इज प्रेजेंट विदाउट बीइंग एनक्लोज्ड within the nuclear membrane, such type of arrangement is called nucleoids। कि जो डीएनए है प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, और इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखिए, ये आपकी सेल है, ये आपकी दो सेल है, ये एनिमल सेल है और ये प्रोकैरियोट की सेल है। एनिमल सेल क्या होती है, यूकैरियोट की सेल होती है, चाहे आपकी एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, ये क्या होती है, यूकैरियोट की सेल होती है, जबकि ये आपकी प्रोकैरियोट की सेल है। ठीक है, इसमें क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियस अलग से नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियोइड में आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और यहीं पे आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये सेल वॉल है, ये कैप्सूल है जो आउटर लेयर है, और कैप्सूल पे पिली लाइक जो ये आपको फाइबर्स लाइक पिलई नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट है, जबकि एनिमल सेल हुई या फिर प्लांट सेल हुई ये यूकैरियोट में आते हैं। तो यहाँ पे यूकैरियोट में देखेंगे इसका अपना न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हर एक जो ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जैसे गोल्जी अपरेटस हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रही है आपकी, यहाँ पे वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, RER SCR है आपके, राइबोसोम्स है, सब अपने आप में एक अलग से शेप बना रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग सेल स्ट्रक्चर होती है, मतलब बाउंड्रीज होती हैं, एनक्लोज्ड होती हैं अपनी एक उसमें मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दे डू नॉट have membrane bound organelle in them। the kingdom Monera solari contains all the prokaryote, कि उनकी अपनी एक membrane bound organelle नहीं होती, जबकि यूकैरियोट में membrane bound organelle होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोकैरियोट है वो मोनरा, देखो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आपका। ठीक है, और आज जो चल रहा है वो 6 है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही होता है। वो सभी ऑर्गेनिज्म को हमने 5 क्लास में मतलब क्लासिफाई कर दिया है, और मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आपके आते हैं। ठीक है, आगे बात कर लें। मोसिस जो पहला ऑप्शन में था, मोसिस क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो रेनी सीजन में आपको बहुत वो काई जिसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसी ग्रीन सी जो होती है दिखाई देती है। ठीक है, आपके लोकल एरिया में हो सकता है आप कुछ और बोलते हैं, जैसे कि कोई स्टोन पड़ा हुआ है रेनी सीजन में, काफी टाइम तक वो पड़ा हुआ अनडिस्टर्ब, तो इस प्रकार की ग्रीन सी जो कुछ लेयर आ जाती है उसके ऊपर, ये क्या होती है, मोसिस होती है, और ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है, ये प्लांट्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, बहुत ही छोटे से, बहुत ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें आपको जो स्टेम सा भी नजर आएगा, उसमें लीव्स भी नजर आएंगे, फ्रूट सा भी नजर आएगा। ठीक है, देन आपकी बात करें स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये आपको देखो प्लांट जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एनिमल्स हैं, और जो सी होता है वहां पे आपको मिलते हैं, ये स्पंजे से भी होते हैं थोड़े। ठीक है,
थोड़े हार्ड भले ही होते हैं लेकिन उनके अंदर पोर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रेश स्टेज में तो क्या होते हैं, स्पॉन्जी ही होते हैं। ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट और एनिमल हमने किस में पढ़ा, यूकैरियोट्स में। देन हम बात करें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों मोनेरा से बिलोंग करते हैं, दोनों मोनेरा से बिलोंग करते हैं। देखो ये आपका बैक्टीरिया है और ये आपकी एल्गी है, तो ये क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हमने पढ़ा जो किंगडम मोनरा है, किंगडम मोनरा में है उसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। देन आप बात करें यीस्ट की, थर्ड जो ऑप्शन था, ये क्या है, फंजाई है। क्या है ये, फंजाई है। इसे क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। जैसे ये बड निकली हुई है, ये यहाँ से टूट जाती है तो पूरी एक ऐसी ही बॉडी बनाती है। बहुत सारी बड नजर आ रही होंगी आपको, तो ये डिवाइड करती रहती है और इसी वजह से जो है आप जो ब्रेड बनाते हैं या फिर केक बनाते हैं उनमें यूज की जाती है, क्योंकि ये एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वैसा प्रोड्यूस कर सकती है। देन अमीबा बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। जैसे ये आपका अमीबा है, ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और ये क्या है, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। फंजाई या प्रोटिस्टा किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। देन आपका पेनिसिलियम, जो फीवर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की जाती है, ये किंगडम फंजाई से आता है, किंगडम फंजाई से आता है, इस प्रकार से दिखता है। स्पायरोगायरा, ये प्लांट किंगडम से आता है, ये आपका इस प्रकार का दिखता है, ये भी क्या है आपका यूकैरियोट्स है। तो हमने सभी पढ़े यूकैरियोट्स है, लेकिन एक ऑप्शन जो ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका बैक्टीरिया है, ये क्या था, सभी पढ़े यूकैरियोट्स है। मैं दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ, सभी पढ़े यूकैरियोट्स है, जबकि आपका एक ये बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन जो एल्गी है ये आपका प्रोकैरियोट है। मे बी मैंने गलत बोल दिया हो, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपका क्या है, प्रोकैरियोट है। बाकी जो भी मोसेस हुआ, स्पंजेस हुए, ईस्ट हुए, अमीबा हुआ, पेनिसिलियम हुआ, स्पायरोगायरा हुआ, ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल exhibiting external fertilization produce a large number of gamete. Pick the appropriate reason for the following. The animals are small in size and want to produce more offspring. क्वेश्चन क्या है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो बहुत ज्यादा गैमीट्स हैं वो रिलीज करते हैं अपनी, उसके पीछे रीजन क्या है, एनिमल वो स्मॉल साइज के होते हैं इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग बच्चे बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी बात है फूड इज अवेलेबल इन प्लांटी ऑफ वाटर, कि वाटर में बहुत ज़्यादा जो है फूड अवेलेबल होता है इसलिए वो ज़्यादा नंबर में जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलिटी, कि इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि उनके फर्टिलिटी के चांस इंक्रीज हो जाएं। देन आता है वाटर प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमिट, कि जो वाटर है इस चीज को अलो करता है कि जो एनिमल है ज्यादा नंबर में गैमिट प्रोड्यूस कर सके। अब लैंड पे प्रोड्यूस कर लो ज्यादा नंबर में गैमिट, कोई मना थोड़ी करता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये फिश है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों क्या करते हैं, एक अपना स्पर्म रिलीज करता है और एक अपनी एग है वो रिलीज करती है, बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनका कलर कुछ का टर्न हो गया है येलोइश, और ये येलोइश जो टर्न हो गया है ये फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, और जो ये व्हाइटिश है ये क्या है, आपके स्पर्म है या फिर एग होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा नंबर में इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि देखो बॉडी अलग अलग है, तो मे बी वाटर के फ्लो में देखो ये यहाँ पे कितने सारे तो इधर चले गए, है ना, कितने सारे आपके इधर चले गए और कितने सारे ये ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो सबकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि सब जो हर एक एग है स्पर्म से मिल पाए, तो नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा नंबर में क्या है, जो अपने गैमीट्स, गैमीट्स क्या होते हैं, एग और स्पर्म क्या है, ये गैमीट्स हैं, वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो पहला, इनको ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग बनाने होते हैं, ये तो कोई रीजन नहीं है। और पानी में ज्यादा फूड अवेलेबल होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। चांस फर्टिलाइजेशन के इंक्रीज होते आते हैं, ये बात सही है। और ये वाटर प्रमोट करता है गैमीट्स को लार्ज नंबर, ये भी कोई नहीं है वैलिड रीजन। द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी और द आउटसाइड एनवायरमेंट, आउटसाइड जो बॉडी के बाहर या उस इन्वायरमेंट में ज्यादा नंबर में जो गैमेट्स प्रोड्यूस करके जो फर्टिलाइजेशन होता है वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर,
बॉडी के बाहर। As animal release gamete in external environment, there are minimum chance of fertilization and thus large number of male gamete are produced to ensure better chance of fertilization। कि इसीलिए मैंने आपको जो डिफाइन कर दिया कि ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा जो है एग और स्पर्म है रिलीज करते हैं, जो आपका थर्ड ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ कंटेनर filled with water, which of the following statement is correct about pressure of water? water के प्रेशर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे A, B एंड C कि किस पे ज्यादा प्रेशर होगा और किस पे कम होगा, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर एट A इज मोर देन, फिर B आता है फिर C आता है, मतलब C पे कम प्रेशर है और A पे ज्यादा प्रेशर है। ऑप्शन सेकंड है A, B एंड C तीनों पे इक्वल है, या फिर थर्ड ऑप्शन है ए पे कम है, बी पे ज्यादा है, सी पे कम है। ये तो देखो बिल्कुल भी मुझे चांस नहीं लग रहे, क्योंकि एक हो सकता है कि वाटर में एक सेम प्रॉपर्टी काम करती हो, तो हम इस तरीके से सोचे तो सारा बराबर भी हो सकते हैं, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि ए का सबसे ज्यादा हो फिर इसका कम हो और इसका कम हो, या फिर ये हो सकता है इसका ज्यादा हो इसका कम हो इसका कम हो, ऐसा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन थर्ड वाला मतलब एकदम अनइवन सा है, ठीक है, ये तो होने से रहा। तो फोर्थ वाले में आते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ये या फिर ये या फिर ये डिसाइड करना है। अब कैसे डिसाइड करें, ये भी पॉसिबिलिटी कम बनती है कि तीनों पे बराबर हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फैक्टर काम कर ही रहा होगा जो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन कई बार इस प्रकार के इजी क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं, क्योंकि इतना इजी थोड़ी कोई पूछेगा, तो वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसमें क्या प्रॉपर्टी काम करती है। द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एट द सेम डेप्थ विल बी इक्वल, कि सेम डेप्थ पे हुए, मान लो ए यहाँ पे है, फिर एक और बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, अगर सेम लेवल पे हुए तो वो इक्वल होंगे, ऐसा है नहीं है, तो मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी रिजेक्ट हुआ। अब कसमकस कहाँ पे रही है, 1 और 4 में। बट अ लिक्विड प्रेशर डिफर विद द हाइट ऑफ लिक्विड, कि कितनी हाइट है, एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हाइट तो बराबर है, इसके लिए भी हाइट वाटर की बराबर है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करने वाला। देन आता है प्रेशर ऑफ लिक्विड एट द डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, कि जो प्रेशर है वो लिक्विड की डेप्थ पे डिपेंड करता है कि कितना लिक्विड कितना डेप्थ में है, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा क्या है प्रेशर होगा। ये क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जितनी डेप्थ उतनी ही इसकी जो है हाइट और डेप्थ का मतलब उतना ही इसका प्रेशर, जितनी प्रेशर उतनी ही हाइट, उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। डेप्थ के लिए एच रिप्रेजेंट किया गया हाइट, तो ज्यादा कहाँ होगा, सी पे क्या होगा आपका ज्यादा होगा, और सी पे ज्यादा कहाँ है यहाँ, तो ये देखेंगे आप और आप आंसर जो है मार्क कर देंगे और नेक्स्ट वो कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हुआ, फोर्थ है करेक्ट हुआ। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट आर नोन एज सीज्मिक जोन, फॉल्ट जोन, मेंटल जोन या फिर इनर कोर। ऑप्शन दिया गया ए और बी, ए एंड सी, सी एंड डी, बी सी एंड डी, कौन सा करेक्ट है? देखिए ये सीज्मिक जोन है, ये क्या होती है, ये हमारी क्रस्ट है, अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहले इसके क्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। सीज्मिक जोन इज द अर्थ प्रोन एरिया, क्या होता है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, कि जहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं अर्थक्वेक के, और इसे क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंग बोलते हैं, ठीक है। वेदर द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट आर सिचुएटेड, जहां पे कि अर्थ की जो प्लेट की बाउंड्रीज होती है, सीज्मिक जोन आर लोकेटेड along the fault zone within the earth crust. Faulty zone is boundary between the plates such as substitution zone and transforming fault। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या बोल रहा है। मान लो ये सेंटर है, ये भूकंप का सेंटर है, अर्थक्वेक का सेंटर है, यहाँ से क्या है वेव्स रिलीज होती हैं, तो ये फॉल्ट कोज कर देती है, जो जमीन है फट जाती है। सुना है आपने, देखा तो नहीं है, टीवी में देखा होगा। तो ये क्या है, फॉल्ट है, फॉल्ट जोन है, और ये क्या करती है, भूकंपी तरंग जो सीज्मिक वेव है ये प्रोड्यूस करती है, और ये
क्रस्ट में ही होती है। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और इनमें जो ये फॉल्टी जोन की बाउंड्रीज बिटवीन कौन सी प्लेट है, ये दो प्लेट है। सब्सिड्यूसिंग जोन हुआ आपका, ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट हुआ, ये इन दोनों, सब्सिड्यूसिंग जोन बोल दे या इसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोल दे, इन दोनों की जो बाउंड्री होती है उनकी बात हो रही है, उनके बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रस्ट से बिलोंग करते हैं। आएंगी तो दोनों ऑप्शन में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका मेंटल और फिर आता है इनर कोर। जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, क्रस्ट का ये वाला यहाँ के बारे में दिखाया गया है। फिर ये आपका मेंटल आता है, ये आउटर कोर आया है, फिर ये इनर कोर आया है, ठीक है। जो लावा वगैरह निकलता है ये इन्हीं से निकलता है, यहाँ से निकलता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ही होगा, ए एंड बी आपका सही आंसर होगा। देन हम आगे मूव करें तो द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ अक्कर बिकॉज, कि सीजन क्यों चेंज होता। फर्स्ट ऑप्शन है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट, कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो है बराबर नहीं है। जब वो रोटेट करता है, जो उसका इलिप्टिकल पाथ होता है उसमें रोटेट करते हैं। देन आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्लेन जो ऑर्बिट का प्लेन होता है उसके उसमें होती है ये। देन आपकी बात आती है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। देखिए एक ही चीज हो सकती है, या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल, दोनों तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। लेकिन देखते हैं क्या है, इनमें से एक तो मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों इकट्ठे दिए हों तो मतलब दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, वो ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट होगा। देन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये चीज तो हमने बिल्कुल पढ़ी है, टिल्टेड तो होती है ना, टिल्टेड होती है 23.5 करके जो होता है उस एंगल पे। अब मान लो वो टिल्टेड है तो परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल कैसे हो सकती है। मतलब ये तीनों में एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, मतलब इनमें से एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आएगा वो डिसाइड करना है हमें, ठीक है। ये जैसे आपका इलेप्टिकल पाथ है तो इसकी वजह से तो सीजन चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे समर है, और ये वाला तो डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ, ये वाला डिस्टेंस सेम है, जबकि यहाँ पे ऑटम है, यहाँ पे वर्नल है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता फर्स्ट जो है आपका। सेकेंड और थर्ड की बात कर लेते हैं तो वो भी नहीं होंगे। तो आपका क्या है, ये हमने श्योर बताया कि जो एक्सिस पे जो थोड़ी टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री पे जो है आपकी टिल्ट होती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है ऑलवेज, आपको डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल हैं।